नमस्कार मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को और यह वीडियो देखने वालों को, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तो आप भी मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल अभी बार बार दोहराया जा रहा है और वो सवाल ये है कि सवाल किससे पूछना चाहिए। क्या सवाल विपक्ष से पूछा जाना चाहिए? और खास करके अभी जब इतनी बड़ी महामारी है, इतना कहें कि दुनिया के 100 वर्षों के इतिहास में ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई जैसी ये मुश्किल है। और इस समय अगर हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या विपक्ष से सवाल पूछेंगे? ये जब सवाल होता है और जब कोई भी इसको एक लाइन में बोलता है तो बिल्कुल वो बात ठीक कह रहा होता है, लेकिन कई बार जब ये कहा जाता है कि क्या विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा तो इसमें कई चीजें छिपी होती हैं और ये भी सवाल बड़ी आसानी से होता है और ये होना चाहिए कि 303 सांसदों वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली, जिसमें एनडीए में और सांसद हैं, उस सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकार नहीं पूछा जाएगा तो किससे सवाल पूछा जाएगा? 325 से ज्यादा विधायकों वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे सवाल पूछा जाएगा? और यह सवाल बिल्कुल जायज है और वो सिर्फ इस महामारी में नहीं, किसी भी समय जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो सरकारों से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस सवाल पूछने के दौर में एक छोटी सी मुश्किल आ जाती है, या कहें कि वो मुश्किल से ज्यादा बौद्धिक दोहरापन है, या कहें कि उससे ज्यादा बौद्धिक बेईमानी है, या कहें कि उससे भी ज्यादा बौद्धिक जो विष विचार फैलाने का एक मन में होता है वो है, या कहें कि वो बौद्धिक गुलामी है जो इस सवाल को ठीक ठीक से आपके सामने नहीं रखने देती। क्योंकि सवाल तो सरकार से होना चाहिए, लेकिन सोचिए आप कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकार में योगी आदित्यनाथ है और मैं भी उन्हीं से सवाल कर रहा हूं। एक बार भी मैंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा या दूसरी किसी पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा से ही सटे दिल्ली में आते ही बुद्धिजीवियों को लगने लगता है कि अरे यहां तो विपक्ष सरकार में है। दरअसल ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है। सोचिए आप, दिल्ली में सरकार में है ही नहीं, विपक्ष सरकार में है। राजस्थान में सरकार तो है ही नहीं है, सरकार में विपक्ष सरकार में है। महाराष्ट्र, वहां विपक्षियों ने मिलकर सरकार बना ली, वरना सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली थी शिवसेना के साथ मिलकर, तो वहां भी सरकार में नहीं है। झारखंड, वहां से भी सरकार की रुखसती हो गई, विदाई हो गई। तो अब जब इन राज्यों में सरकार है ही नहीं और विपक्ष किसी तरह से सरकार बनाने में कामयाब हो गया है, तो क्या यह बेहतर होगा कि उनसे सवाल पूछा जाए? और यह बात सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाती, छत्तीसगढ़ में भी अब सरकार नहीं रह गई। रमन सिंह की सरकार चली गई तो सरकार तो चली गई, विपक्ष लड़ के बड़ी मुश्किल से भूपेश बघेल की अगुवाई में आया है तो वहां भी सरकार नहीं रही। अच्छा, मध्य प्रदेश में सवाल पूछने की गुंजाइश अब हुई जाके, क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो सरकार को हटा के विपक्ष आया था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तो इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष से भला कहीं सवाल पूछा जाता है। और आप ध्यान देके देखिए, मध्य प्रदेश में मामले बढ़ते रहे। कमलनाथ अल्पमत में होने के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन सवाल कमलनाथ से नहीं पूछा गया। सवाल पूछा गया, सरकार बनाने की होड़ में लगे शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया, आलोचना की गई, जम के आलोचना हम सब ने की कि देखिए शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाना चाहते हैं। कमलनाथ तो बेचारे विपक्ष में थे, किसी तरह सरकार में आ गए। और ऐसा ही कर्नाटक में हुआ
कि जब विपक्ष ने किसी तरह से, कांग्रेस ने और जनता दल सेक्युलर, उन्होंने मिलकर किसी तरह सरकार बनाई, सरकार को गिराकर सरकार बनाई, वो विपक्ष की सरकार थी। महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में। तो क्या विपक्ष से सवाल पूछा जाए? सवाल तो सिर्फ सरकार से होना चाहिए, और वो सरकार है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सरकार है, क्योंकि प्रचंड बहुमत से आए हैं। लेकिन सोचिए कि ये बौद्धिक दोहरापन, बौद्धिक बेईमानी कैसे उजागर हो जाती है कि यूपी से सटे, उत्तर प्रदेश से सटे, दिल्ली में आते आते सरकार नहीं दिखती, बौद्धिक बेईमानी शुरू हो जाती है। राजस्थान में सरकार नहीं दिखती है, बौद्धिक बेईमानी शुरू हो जाती है। और ये बेईमानी कोई नई नहीं है। अभी एक राज्य के बारे में आपको बताऊंगा मैं। उस राज्य में एक पार्टी की सरकार, एक विचार की, विचारधारा की सरकार 3 दशक तक रही है। 3.5 दशक मान लीजिए, करीब, थोड़ा सा रह गया। एक और राज्य में ऐसे ही रही, लेकिन उन राज्यों में नहीं कहा गया, कभी वहां सरकार रही ही नहीं। केरल में भी सरकार नहीं दिखती, वहां भी विपक्ष ही है, वो किसी तरह सरकार से जूझ रहा है। मैं पश्चिम बंगाल की तरफ ले चलता हूं आपको, कोई चर्चा नहीं करता वहां की। पता नहीं क्यों सारे वो आवाज उठाने वाले क्रांतिवीर, बुद्धिजीवी, पत्रकार कहां गायब हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड, चाइनीज वायरस से हो रही मौतों, उनके संक्रमण को छिपाने की हर संभव कोशिश हो रही, कवर अप हो रहा है, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी पत्रकार देख रहे हैं ना कि वो बेचारी महिला मुख्यमंत्री एक तो बड़ी मुश्किल से बंगाल को मिली, और उस पर वो लड़ रही है भाई सरकार से। वो तो विपक्ष है ना, भले ही मुख्यमंत्री हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो सरकार है, वो योगी आदित्यनाथ सरकार है। मनोहर लाल खट्टर छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री, वो सरकार है। लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे सरकार नहीं है। यहां तो विपक्ष सत्ता में है, तो विपक्ष से भला सवाल किया जाता है। इतनी सामान्य सी बात आपको नहीं समझ में आती। ये बुद्धिजीवियों की बेईमानी है, ये बौद्धिक बेईमानी है, ये बौद्धिक दोहरापन है, जिसने इस देश में महामारी के समय में भी राजनीति को निकृष्टतम स्तर पर पहुंचा दिया है। किसी को चिंता नहीं। प्रवासी मजदूर, बड़ा बढ़िया चिट्ठी लिखी है हरियाणा के सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिखा है उन्होंने कि बिहार के जो मजदूर यहां काम कर रहे हैं, वो बिहारी थोड़ी ना रह गए, वो हरियाणवी रह गए भाई, हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन देश में विपक्ष, महाराष्ट्र में सरकार में बैठा विपक्ष, राजस्थान में सरकार में बैठा विपक्ष, दिल्ली में सरकार में बैठा विपक्ष, केरल में सरकार में बैठा विपक्ष, पश्चिम बंगाल में सरकार में बैठा विपक्ष, ये सब कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। और बौद्धिक बेईमानी करने वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए हम लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या भला विपक्ष से सवाल पूछा जाता है? और दरअसल ये बेईमानी आज से नहीं हो रही है। 1977 पहली बार वाम मोर्चे की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में। 1977 से लेकर 2011 तक एक मुख्यमंत्री बदल गए, नए आ गए, ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य भी आ गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार से सवाल पूछने के लिए क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों को कुछ नहीं मिला, कतई नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय तो ममता जी से सवाल पूछे, क्योंकि वैचारिक संकट खड़ा था, लेकिन फिर दिखा कि वैचारिक लड़ाई तो हम बाद में लड़ लेंगे, पहले ये विपक्ष की लड़ाई लड़नी है। इसलिए सरकार के खिलाफ, और सरकार तो नरेंद्र मोदी है, सरकार योगी आदित्यनाथ है, सरकार अब शिवराज सिंह चौहान है। कमलनाथ सरकार नहीं थे, वो विपक्ष में थे, उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी किसी तरह से।
अरविंद केजरीवाल भी सरकार नहीं, वो तो किसी तरह विपक्ष की ताकत बने हुए हैं। तो भला इनसे सरकार सवाल कैसे पूछा जा सकता है? तो पहले झटका लगा था बंगाल में वामपंथी वैचारिक बुद्धिजीवियों, तो उन्होंने कुछ दिन तो ममता जी से सवाल पूछे, लेकिन उनको ध्यान में आया कि अरे ये तो गलती हो जाएगी, इनसे सवाल पूछेंगे तो हम तो रहे नहीं, ममता जी भी नहीं रहेगी, तो विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ेगा? सवाल पूछना बंद। एकदम क्रांतिकारी धरती से कोई सवाल नहीं आ रहा है। दिल्ली में बैठे सरकारों को कुछ नहीं दिखता, बंगाल का कुछ भी नहीं दिखता, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ दें, चाहे वो महामारी के समय में भी सरकार से लड़ाई लड़े महामारी की जगह, कोई सवाल नहीं खड़ा होता। क्योंकि 3.5 दशक तो वो एक की गुलामी करते चले गए, सबके वैचारिक दूत थे वो, पत्रकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर। 3.5 दशक बंगाल में कोई सवाल ही नहीं हुआ, 3.5 दशक, और उसके बाद भी 2011 के बाद भी कोई सवाल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कुछ दिन हुआ, फिर तुरंत वैचारिक जो कहें कि पूरी की पूरी निष्ठा थी वो गिरवी रख दी ममता जी के चरणों में, ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा जी के चरणों में रख दी थी। और कमाल देखिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी जमीन पर प्रियंका जी नहीं दिखती हैं, लेकिन एक चिट्ठी लिख देती हैं, एक वीडियो मैसेज जारी कर देती हैं, जो बाद में झूठा पाया जाता है कि कोई बसें उनकी नहीं खड़ी हैं। लेकिन बड़े बड़े पत्रकारों को इंदिरा जी की नाक दिखने लगती है। तो सरकार से सवाल पूछा जाना जरूरी है, विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाता है, ये आप समझिए। हम आप सामान्य लोग हैं, वो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े बड़े संपादक हैं, बहुत बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और उनके पास अभी भी उनका तंत्र इतना दुरुस्त है कि इस दौर में भी जब सब कुछ बहुत साफ साफ दिखने लगा है, दरबार उन्हीं का बड़ा है। इसलिए सवाल किससे पूछना है? सरकार से। और दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, इन सभी राज्यों में सरकार नहीं है, इसलिए उनसे सवाल मत पूछिए। ये तो विपक्ष किसी तरह खड़ा है और उसको भी आप सवाल पूछ के तोड़ देना चाहते हैं, गिरा देना चाहते हैं इन सरकारों को। कौन लड़ेगा मोदी के खिलाफ? कौन राहुल जी को नेता बताएगा, जो राहुल जी नहीं राजनीति करना चाहते हैं फिर भी उनको नेता सब बता रहे हैं? कौन बताएगा बताइए? इसलिए सवाल सरकारों से पूछिए, विपक्ष से सवाल मत पूछिए। विपक्ष सरकार में आ गया तो उसको सरकार मानने की गलती आप मत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आपको ये बातचीत ठीक लगी हो तो इसको कम से कम उन लोगों तक तो पहुंचा ही दीजिए जो सरकार से सिर्फ सवाल पूछते हैं। जहां विपक्ष ने सरकार बना ली है वहां सवाल नहीं पूछते हैं। 1.5 साल कमलनाथ जी से सवाल नहीं पूछा था क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार थी, सरोकारी सरकार थी। इसको आप समझिए। केरल में तो वो पिछले 77 के बाद से सवाल ही नहीं पूछा है। तमिलनाडु में नहीं पूछा है, तमिलनाडु कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु तो खैर उस वाले दायरे में कम आता है, अभी बीच में थोड़ा सा वहां तो क्योंकि वहां भाजपा है नहीं तो सरकार जैसी चीज है नहीं। लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल, अब त्रिपुरा पे भी सवाल होने लगे हैं ना, वरना माणिक सरकार बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री, उनके भी बारे में बस यही आता था, उसके अलावा कोई सवाल जवाब नहीं होता था। तो चलिए सरकारों से सवाल कीजिए आप भी, जो जरूरी सवाल है उसको करना ही चाहिए और हम करेंगे। हम बौद्धिक बेईमानी नहीं करेंगे, हम हर सरकार से सवाल करेंगे। हम ये चिंता नहीं करेंगे कि विपक्ष कौन है और पक्ष कौन है। हमारे लिए हर सरकार सरकार है, वो ठीक काम करेगी तो उसकी प्रशंसा करेंगे, गलत काम करेगी, सवाल होंगे तो उसको खड़ा करेंगे, बिना किसी बौद्धिक बेईमानी के, बिना किसी सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए। आपको ठीक लगी हुई बात तो पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचे जरा जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और अगर आप मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं आपको पहले से सूचना दे दूं
तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करिए अपना नाम और कहां से हैं। आपको मैं जानकारी दे दूंगा कि कब मैं किस चैनल पर रहने वाला हूं और कब लाइव आने वाला हूं या नया वीडियो देने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।